बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादर। आपके प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाजरीन, आज भी हम जो है वो कोरोना के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो कोरोना में लैब्स होती हैं उसका क्या रोल है, क्योंकि हम लोग पहले प्रिवेंशन पर बात करते रहे, उसके बाद हम एहतियाती तदाबीर पर बात करते रहे, इसके बाद हम जो है वो यानी स्प्रेड होने से बचाने के लिए हमने आपसे गुफ्त शनीद की। आज जो है हम लोग बात करेंगे कि दिल का जो मतलब हार्ट का जो रोल है, यानी कोविड में हार्ट की मेडिकेशन का क्या रोल होता है और लैब्स जो होती हैं उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, और आपके लिए आफ्टर पोस्ट केयर यानी कि कोविड से जो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं तो उनके लिए पोस्ट केयर कैसी होती है, क्योंकि हार्ट की मेडिकेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं कुछ, क्योंकि क्लैक्सेंस होती हैं, कुछ मेडिकेशन होती हैं जो हमें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत माहिर डॉक्टर को इन्वाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी एंड डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं और कोविड वार्ड पर काम करते आए हैं बहुत अरसे से। जो है जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है तब से इन्होंने अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दी हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड जिस तरह से हम कोविड से कंटिन्यूसली बेसिस पे डॉक्टर हजरात लड़ते पे आ रहे हैं, तो रियली इट्स चैलेंजिंग आल्सो, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सक्सीडेड towards it and we are succeeding still also. बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो ये हम वॉर में शामिल हुए, फाइट में आप लोगों ने एनजीओ से काम शुरू किया। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने काफ़ी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं वहाँ पर भी, वार्ड जब बनाया। इसके अलावा जो आपका एक्सपो सेंटर में आप लोगों ने वार्ड बनाया उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। सिविल हॉस्पिटल, और आप वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ फॉर, मतलब ये एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि आप वॉलंटियरली इतना सारा काम कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंसेस आए, क्योंकि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे या फिर जो ऐसी जगहें थी जिसमें इस तरह के इनिशिएटिव्स लेना बहुत मुश्किल है, कोविड क्योंकि आसान बीमारी नहीं है, ये कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है जिस तरह लोग कह रहे हैं। ज़्यादातर के जब ये मर्ज बिगड़ता है या आरडीएस वाली इसमें जब पिक्चर आ जाती है तो ये मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। सो हर हॉस्पिटल या हर छोटा सेटअप और हर डॉक्टर भी इसको हैंडल नहीं कर सकता है। तो क्या चैलेंज आया, क्योंकि एक्सपो सेंटर को हॉस्पिटल बनाना या फिर कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के अंदर वार्ड तैयार करना ये बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और शुरू में हमें इनिशियल बेसिस पे तो बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने डॉक्टर्स की कम्युनिटी और अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको एजुकेट करना था कि फर्स्ट यू हैव टू, आपको खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और इसके बाद जो नहीं पेशेंट की मेन प्रायोरिटी की बिहाफ पे उसकी फौरी बेसिस पे इमरजेंसी की ट्रीटमेंट देनी है। अगर तो वह इमरजेंसी की सूरत हाल में है, लेट सपोज जैसे कि सैचुरेशन अगर एक पेशेंट की ड्रॉप हो रही है और अगर वो कोविड सस्पिशन की तरफ है। अब हमारे इनिशियल बेसिस पे तो हम इतने उस पे थे कि हम इतनी तेज़ी से टेस्ट डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, तो PCR के लिए हमें चेस्ट एक्सरे की बिहाफ पे या उन सिम्टम्स पे ही जाना पड़ रहा था और हमें कोविड सस्पिशन में रखना पड़ रहा था। ये तो एक मेन चैलेंजिंग था कि किसी तरीके से हम फ्लू को कोविड के उससे हम किसी तरीके से सस्पिशन करें जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ चेस्ट एक्सरे। और फिर जैसे जैसे चेस्ट एक्सरे की तरफ हम मजीद जब PCR के आने तक का वेट करते थे तो हमें मेक श्योर करना पड़ता था कि कम से कम हम वो IV एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर सकें, क्योंकि एज सच कोविड में तो एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, बट जो साथ साथ जो चीज़ें हैं, लेट सपोज हमारे पास इतने पेशेंट्स थे कि जो कि कार्डियक रिलेटेड थे, डायबिटीज रिलेटेड थे, जिनके ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज ऑलरेडी थी, बहुत ज़्यादा थी जी, और उस सूरत हाल में उनके प्रेशर्स हाई थे किस पेशेंट में ब्लड प्रेशर, तो हमें मेक श्योर करना था कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो। दूसरा साथ साथ क्लॉटिंग की जो एबनॉर्मलिटी इस कोविड में जो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू वाज आवर चैलेंजिंग टाइम। ठीक है, इसकी वजह एक मेन बात तो ये थी कि हमारे तकरीबन कितने कार्डियक पेशेंट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी नोन केस ऑफ स्मोकर्स हैं। अब वो पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी नोन केस ऑफ स्मोकर्स हैं और अगर वो नॉन कंप्लायंस यानी वो मेडिसिन प्रॉपरली
तौर पर नहीं ले रहे या अंडर डोजिंग ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ के जनरलाइज पॉपुलेशन में एक होता ही है तरीक़ेकार जो लोग अक्सर करते हैं कि जहाँ जब फ्लू वगैरह सिम्टम्स होते हैं जो ऑलरेडी जो मेडिसिन जो उनकी चल रही होती है, चाहे वो कार्डियक हो या वो किसी भी लंग रिलेटेड हो, वो उसको थोड़ी स्किप कर देते हैं या वो कर देते हैं। उससे दर हकीकतन उल्टा नुकसान ये होता है कि लैब वैल्यूज़ डिरेंज होने शुरू हो जाती हैं। फिर ऑलरेडी एक तो क्लॉटिंग बर्डन कोविड की वजह से तो वो भी इंक्रीज होने शुरू हो जाता है। इन द वे अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंक्रीज होने शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द क्लॉटिंग। सर, ये तो आपने सारा पैथोलॉजी बता दिया कि ये सारी चीज़ें होती हैं और जाहिर सी बात है कि हर शख्स की समझ से थोड़ा ये बालातरी है। ये तो डॉक्टर्स कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करी है, बट सिर्फ फिलैंथ्रोपिस्ट जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, ऑब्वियसली बात है दे आर नॉट डॉक्टर्स, द पीपल आर लाइक नॉर्मल, एक उनके अंदर इंसानी खिदमत करने का सिर्फ जज्बा था। तो क्या मुश्किलात आई, क्या दुश्वारियां हुई, उनको भी थोड़ा लेकर चलना साथ में, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करना, माली तौर पर लगा देना, ये एक बेवकूफ़ी है ना कि आपने एक प्रॉपर तरीके से टारगेट नहीं किया। तो बीइंग अ डॉक्टर आपने गाइड भी किया होगा जब आपने वार्ड्स ओपनिंग किए हैं। सबसे पहले तो मेन तो ये था कि डोनिंग और जो डफिंग टेक्निक पे उस पे हमने मेन बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था। हमारी मेडिकल कम्युनिटी के जो जितने डॉक्टर्स और स्टाफ थे, और हमने तमाम लेवल पे, चाहे वो एक्सपो सेंटर में, कुटियाना में, हमने सबको एक ही लेवल पे कि जब वो पीपी पहन के जब वो अंदर जाएंगे तो दे वोंट बी एनी डिफरेंट, कोई किसी में कोई फ़र्क नहीं होगा कि वो डॉक्टर है, वो जैनिटर है। हमने सबको एक ही लाइन में एंड और हर बंदे को उसी लेवल पे काम करना है। जो मेन जो एक्चुअल जो हमें जो इश्यूज जो आए थे वो लैब पैरामीटर्स पे थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन सब चीज़ों को कोप अप किया था। हमने दुनिया हर तक, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट लैब्स हमें भेजने पड़ते हैं, जैसे डी डायमर्स है और LDH है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं डी डायमर बढ़ने की वजह क्या होती है? देखिए, डी डायमर्स बेसिकली तो बढ़ने की वजह ये कि जब आपका क्लॉटिंग फैक्टर, जब आपका डिरेंजमेंट होने की तरफ आ जाए, अगर सादे अल्फाज में मैं कहूँ तो होता यह है कि अल्टीमेटली जो डी डायमर्स जो कि पल्मोनरी वेसल की एम्बोलिज्म की तरफ हमें एक इंडिकेशन और एक इशारा दे रहे होते हैं कि ये एक थ्रोम्बोसिस की तरफ जा रहा है। और जब ये इस तरफ जा रहा होता है तो फिर हमें मजीद वेरीफाई करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इकोकार्डियोग्राफी, दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आया ये जो चैम्बर, हार्ट के जो चैम्बर्स है वो डायलेट हो चुके हैं, नहीं हो चुके, और अगर हो चुके हैं तो वो वेसल की कौन सी जगह पे अक्लूड हो चुका है। अगर तो बिलफर्ज ये हो चुका है तो हमें अब ये तो गाइडलाइन और ये अब तो प्रूव हो चुका है कि हमें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, यानी जो इंजेक्शन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है वो हम दे रहे होते हैं थेरापेटिक डोज में, और हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है तब तक उस पेशेंट को मिले। हम वैसे ही कार्डियक पेशेंट्स में तो दे ही रहे होते हैं, जितने सर्जिकल के पेशेंट्स है उसमें भी दे रहे होते हैं, मगर हमने मैंडेटरी किया हुआ है खास तौर पे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में, कोविड के एक्सपो सेंटर में हमने मेक श्योर किया है कि थेरापेटिक डोज में जाए। और फिर इससे बढ़कर जो अब तक की नई रिसेंट uptodate.com की जो वेबसाइट है उसमें ये अपडेट हो चुका है कि अब जब पोस्ट डिस्चार्जल पेशेंट पे 31 to 39 डेज तक आपको नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट, ये नोएक्स है जो कि मार्केट में रिवर ऑक्सीबैन के नाम से, ये आपको प्रोफाइलेक्टिक 10 मिलीग्राम की लाजमी देनी है हर पेशेंट्स में, इवन दो कि अगर उसमें क्लॉटिंग का बर्डन नहीं है, इवन दो कि डी डायमर्स नॉर्मल है। ठीक है। और इसकी जो पूरा जो इम्यूनिटी के जो, अगर आप ये कहें कि अगर कोविड किसी को हो चुका और ये है तो ये 90 डेज का पीरियड है जिसमें वन हैज टू मेक श्योर कि वो ट्रीटमेंट अपनी कोविड वाली ये जो कोविड पेशेंट हैं जो रिकवर हो जाते हैं उसके बाद भी तो हम उनको होम ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं। अगर थोड़ा एजिड पेशेंट है तो हम उसको प्रोफिलैक्सिस तौर पर हम लो मॉलिक्यूलर वेट, आपने जो बताया कि मेडिसिन देते हैं। तो ये क्या वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि आप सबको ही स्टेरॉइड्स दे रहे हैं या फिर ये बहुत अच्छा डॉक्टर फलक आपने सवाल पूछा ये स्टेरॉइड के हवाले से, और ये कंसेप्ट अब क्लियर कई डॉक्टर हजरात में भी हम अक्सर एजुकेट कर रहे होते हैं। देखें, पहले तो ये है कि सैचुरेशन की बिहाफ पे ही हम स्टीरॉइड की तरफ जा रहे होते हैं। नॉर्मल जो सैचुरेशन, अगर आइडियलिस्टिकली इट शुड बी 90% या इससे अबव सैचुरेशन होनी चाहिए।
कोविड के उसमें या हम खास तौर पे ये देख रहे होते हैं कि आप कौन से एरिया ऑफ द जोन में हैं। अगर तो सैचुरेशन बिटवीन 90 to 94 है तो दैट मीन्स कि हम पेशेंट जो है वो ग्रे जोन एरिया में, और अगर 94 अबव सैचुरेशन है तो इसका ये मतलब है कि ही इज इन द सेफ जोन। बट स्टिल अबव 94% पे भी अगर सैचुरेशन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो हमें इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ता है और अश्योर करना पड़ता है कि उसी जोन में रहे। अगर नहीं रह पाता 90 to 94 है तो हमें लो डोज स्टीरॉइड पे डालना पड़ता है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यूके की जो अब रिसेंट डेक्सामेथासोन जो आई है तो उसमें उन्होंने डोज यही रखी है कि 6 मिलीग्राम आप इन 24 आवर्स देंगे फॉर 10 डेज। और दिस इज वेरी क्लियर कट। एक जो डेक्सामेथासोन की जो टैबलेट है वो 0.5 मिलीग्राम की है। तो लेट सपोज अगर किसी को 6 मिलीग्राम देना है इन 24 आवर्स तो 4 इन द मॉर्निंग, 4 इन द आफ्टरनून एंड 4 एट नाइट। तो ये एक प्रॉपर डोज हो गया। अब बात यह है कि जिनकी सैचुरेशन 90 या 90 से बिलो की तरफ जा रही है तो वहाँ अब हॉस्पिटल एडमिशन का क्राइटेरिया बन जाता है एंड शी और शी द पेशेंट शुड बी एडमिटेड, गेट अंडर द फिजिशियन एडमिटेड। हमारे जिस तरह कुतियाना मेमन हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, एक्सपो सेंटर, तो वहाँ फिर हम आईवी स्टीरॉइड थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हम आपसे और भी मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात कर रहे थे कोविड में लैब्स का क्या रोल है, किस तरह जो है वो पोस्ट केयर होती है, कार्डियक क्या रोल है, दिल के ऊपर क्या असरात होते हैं, किडनीज पर क्या असरात होते हैं, ब्रेन पर क्या असरात होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे गाइडलाइंस आती जा रही हैं, जैसे जैसे रिसर्च जो है वो मतलब होती जा रही है इस वायरस पर, वैसे वैसे चीज़ें भी सामने आती जा रही हैं कि आया कि ये किस तरह बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है। कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं आ रहे, सिम्टोमेटिक हैं, और कुछ जो है वो इतने ज़्यादा सिक हो रहे हैं कि उनके लिए जानलेवा हो रहा है। हमारे साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि लैब्स का क्या रोल है, किस तरह जो है फिर अगर पेशेंट रिकवर भी होता है तो क्या थेरेपी होनी चाहिए, क्या पोस्ट केयर होनी चाहिए। जी सर। थैंक यू। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई दफ़ा पेशेंट घबरा रहे होते हैं फॉर गोइंग फॉर द पीसीआर का जो कोरोना का जो टेस्ट है। अब उस सूरत हाल में हम ये देख रहे होते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि हम शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं, अब तक तकरीबन 6 से 8 महीने का पीरियड ऑफ ड्यूरेशन हो चुका है कि जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ पेशेंट्स में फीवर है, किस पेशेंट्स में लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल है। अच्छा ये भी सर मुझे जरा बताइएगा इसका क्या रीजन है। मतलब चले स्मेल का तो समझ आता है, हो सकता है आपका ये साइनस वाला सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये जो जबान का जायका चला जाता है इसकी क्या वजह है? इसकी एग्जैक्टली देखिए नोन कॉज तो नहीं है, बट हमें सिम्टम्स ये ज़रूर डेफिनेटली मिलने की तरफ है कि ये बेसिकली जो नहीं है आपके ग्लॉसोफेरिंजियल, मुझे लगता है ये ब्रेन से कोई ताल्लुक है इसका। इनडायरेक्टली वे में नहीं है, इनडायरेक्टली वे में नहीं है, बट ये है कि जो वायरस है इट्स बेसिकली अफेक्ट द ये नेजल ट्रैक के थ्रू जा रहा होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स को पहले वो इफेक्ट कर, ऑल्फैक्टरी नर्व्स पर जाके करेगा तो माइट भी इसकी वजह से भी हो सकता है, बट इसमें भी पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी है। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअल जो शुरू के जो सिम्टम्स वो फीवर अलॉन्ग विथ थकावट का महसूस होना है। ये जब थकावट का और फीवर का जब महसूस होता है, आप बिलीव कीजिए कि जो पीसीआर की जो सेंसिटिविटी है वो सिर्फ 65% है नेजल स्वैब के थ्रू, तो यानी 35% इट्स स्टिल बीइंग रिमेन अनडायग्नोज। अब उन 35% में हम कैसे उस पेशेंट को डायग्नोज करें कि वो कोविड है भी या नहीं है? तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। लेट सपोज इनिशियल बेसिस पे चेस्ट एक्सरे में कुछ आता ही नहीं है तो हम बहुत ही इजीली HRCT हाई रेजोल्यूशन CT चेस्ट की तरफ हम जाते हैं और उसमें वो कोविड के फीचर्स आ ही जाते हैं जिसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, और हमें डायग्नोज करने में बहुत ही इंतहाई आसान होता है। कई दफ़ा पेशेंट खौफ की वजह से कि वो स्वैब लेंगे वगैरह होगा तो हम उस चीज़ों से काफ़ी हद तक बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया सर। अब दूसरी जानब में आऊँगी जो थोड़ा पिक्चर से हट करे, अब हमने बहुत ज़्यादा क्लिनिकल बातें कर ली। ये जो मर्ज है ठीक है, ये बहुत महंगी लाइक इसकी अद्वियात भी बहुत महंगी हैं। अब जाहिर सी बात है हमें डोनेशंस भी मिले हैं, हम एक्सपो सेंटर में भी डोनेशंस मिले हैं, हमें इंटरनेशनल फंड्स भी मिले हैं, फिर हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैं इंसानी दोस्त जो हमारे लोग हैं आगे आगे आते हैं। इसमें जो है आप
आपकी क्या समझ बूझ है, क्योंकि आपने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक्सपो में भी आपका रोल रहा है, वहाँ पर भी आप बहुत आगे आगे रहे, फिर भी जहाँ जहाँ वार्ड बनता, लारी हॉस्पिटल के अंदर भी आप आगे आगे रहे हैं, हर जगह। क्या मतलब आपको लग रहा है कि ये जो फंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज हो रहे हैं, या फिर मतलब कहीं कुछ मतलब हम इस अभी मोर्टेलिटी का क्या रेशो है, क्या मोर्टेलिटी को कोप अप कर पाए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इनिशियल बेसिस पे तो जब ये रमज़ान के महीने था तो उसमें डेफिनेटली मोर्टेलिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हाई रेट पे थी। ठीक है। उसकी एक मेन वजह थी कि मैं अक्सर प्रोग्राम्स में एक ही चीज़ करता था कि आपका डिले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से हॉस्पिटल तक नहीं होना चाहिए। यानी आपके जो भी जो फिजिशियन है जिस पे आपका दारोमदार है, जिस पे आप रिलाई करते हैं, वो डेफिनेटली पहुंचें ताकि वो आप तक एक सही ट्रीटमेंट ऑफ मोडालिटी स्टार्ट कर सके। और अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है तो हॉस्पिटल एडमिशन की क्राइटेरिया तक, या वो कम अज़ कम ये जितने जो फिलैंथेरेपिस्ट जिन्होंने ये बनाए हैं ऑल ओवर कराची, खास तौर पर कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के उसमें, तो वहाँ तक कम से कम अप्रोच हो सके। और इतना बेहतरीन काम हो रहा है कुतियाना हॉस्पिटल में इस वक्त भी। मैं परसों भी वहाँ गया था, आईसीयू में 5th फ्लोर पे बेहतरीन डेवलप हुआ है कोविड का जो जिस तरह से सेटअप है, अलॉन्ग विद वेंटिलेटर एंड ऑल दोज फैसिलिटीज। मतलब ऑब्वियसली बात है, हम पहले भी इस पर बात करते आए हैं कि कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन्स हैं, एक्ट्रेमरा और इस तरह की जो इवन गवर्नमेंटल सेटअप पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कौन डोनेशन कर रहा है, कौन इसमें मुख्तलिफ मेमन कम्युनिटीज के कुछ ताजिर बरादरान हैं, जिसमें हाजी रफीक परदेसी साहब हैं, मेन इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मेन रोल हैं, और इनके साथ साथ दूसरे भी काफ़ी दूसरे हैं, बट मेन जो रोल है वो हाजी रफीक परदेसी उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि मेन जो शुरू के इनिशियल बेसिस पे जब ये था तो एक तो पहली बात तो ये थी कि एक्ट्रीमा की शदीद शॉर्टेज थी। ये एक्ट्रीमा की तो शदीद शॉर्टेज तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, निजी इदारों में भी जिसमें लाखों रुपए देने के लिए लोग तैयार थे, तब भी मेडिसिन नहीं मिल रही जी। और ये एक्ट्रीमा का मेन अब ये था कि कहाँ और किन पेशेंट्स में दी जाए, एक ये मेन वहाँ दारोमदार आ गया। तो एक्ट्रीमा की सबसे पहली बात तो ये कि ऑल ऑफ अ सडन एक तो शॉर्टेज हो जाना, तो वहाँ हमारी मोर्टेलिटी यानी डेथ का रेशियो थोड़ा सा उस टाइम पे, मगर जैसे ही ये मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो गई, इवन दो कि हमारे पास फंड्स थे, फिर हमने किया, फिर हमें उन लैब पैरामीटर्स को भी देखना था। वजह यह है कि एक्ट्रीमा उन तमाम पेशेंट्स पे भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जहाँ LFT डी रेंज हो जाते हैं तो वहाँ पर भी हम नहीं वहाँ फिर हम सर बहुत मुख्तसर सा टाइम है हमारे पास। आप बस समराइज करके एक मुख्तसर सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को दे दें कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में अभी तक कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं आया था कोविड की गाइडलाइंस देने के लिए, क्या पोस्ट केयर होनी चाहिए, किस तरह पेशेंट्स, अभी भी हो सकता है कि कोई नई पीक का भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है दोबारा आ सकती है, तो एक्चुअल अब तो देखें ईद का भी टाइम करीब है, और हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है इस कंट्री पे, पाकिस्तान पे, कि हमारा कोविड का बर्डन एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज कुदरती तौर पर कम हुआ है। डेफिनेटली बर्डन कम हुआ और मोर्टेलिटी में भी कम है, मगर इसमें अभी भी एहतियात बरतने की इस हद तक ज़रूरत है कि अब ईद का टाइम है, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हम मास्क का इस्तेमाल डेफिनेटली करें एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर मास्क का इस्तेमाल की सिर्फ इस्तेमाल करने से, उसकी प्रिवेंशन से, अगर अभी भी अगर जिन पेशेंट्स में जो कि कोविड पॉजिटिव है बट वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो चांसेस हैं कि वो भी वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट यही है कि मास्क का इस्तेमाल। नंबर 2 कि जो कार्डियक मेडिसिन जो अपनी हैं या डायबिटीज़ की हैं, या वो पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी लंग पैथोलॉजी से या लंग से रिलेटेड ले रहे हैं, वो अपनी जारी तौर पर रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो अद्वियात हैं उसको जारी रखें, और जो आपकी इम्पॉर्टेंट और भी कोमॉर्बिड्स हैं उसका भी ख्याल रखें। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो किडनीज का ख्याल रखें, दिल के मरीज हैं तो दिल की अद्वियात का ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।